हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र जिसका कोड है 824 EO। ये वर्ष 2023 के लिए 6वां सेट है और इस सेट का एक पार्ट हमने अपलोड किया है जिसमें OMR शीट पर आधारित प्रश्नों को हमने हल किया था। यहाँ पे आप निशान भी देख सकते हैं, लगे हुए हैं पहले से। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी OMR शीट से आगे के प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में, और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं, या फिर जो भी प्रश्न इसमें है हर एक प्रश्न का पूरा चैप्टर रेडी है प्लेलिस्ट के अंदर, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए और बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। और आगे का खंड है, इसमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। 4 नंबर का है। तो हमने यहाँ पे पहले से ही फिगर बना के रेडी रखा है आपका वक्त बचाने के लिए। सवाल था इसमें कि उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनाओ। तो हमने यहाँ पे बनाया उत्तल दर्पण, ये है उसका ध्रुव, और यहाँ पे अनंत हमने मान लिया। कहीं पर भी उसके बीच में कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब बनाना है। तो आपको क्या करना है, एक समांतर रेखा बनानी है, यानी समांतर किरण आपतित कराना है, जो कि परावर्तित होकर फोकस से ऐसा लगता है कि जाएगी। तो ये फोकस से इसको एक लाइन मिला के आगे बढ़ा देना है। आप चाहें तो एक लाइन को डायरेक्ट वक्रता केंद्र से इसे सीधे लेके जाओगे वक्रता केंद्र की तरफ, तो उसी मार्ग से मुड़ जाएगी। चाहे तो ऐसा बना लो, या फिर वहां से आप पोल पर एक आपतित किरण बनाओ, जो एंगल के साथ आपतन होगा उसी के साथ परावर्तन भी हो जाएगा, और इसको पीछे बढ़ा देना है। जहाँ पे कट होगा वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो केवल किरण आरेख बनाना था, तो यहाँ पे हमने किरण आरेख बना दिया। फिर पूछा था प्रतिबिंब का गुण भी बताओ। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, सीधा है, आभासी है, ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा बनेगा, और साथ में आप चाहे तो आगे लिख सकते हो कि दर्पण के पीछे। ये लाइन आप नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इसमें पूछा वाहनों में पीछे के सीन को देखने के लिए, यानी दृश्य को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण को ही वरीयता क्यों देते हैं, क्योंकि ये हमेशा सीधा चित्र बनाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि बाकी जो अवतल दर्पण वो उल्टा सीधा दोनों चित्र बना सकता है, लेकिन ये हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। आप देखोगे कि यहाँ पे सीधा ही बनता है, तो इसलिए इसकी वरीयता दी जाती है। तो इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला सवाल है, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। दीर्घ यानी दूरदृष्टि दोष। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी सामान्य नेत्र के लिए, जबकि निकट बिंदु दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सवाल साइड में करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना के पीछे, इसलिए हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। यानी जब दूर की चीज़ें रहेंगी तो किरणें फोकस करके यहाँ पे आके मिलेंगी रेटिना पर, तो चीज़ें दिखती हैं। और जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आते जाता है आँखों के, तो प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो केवल यहाँ किरण आरेख के द्वारा ही दिखाना है आपको। तो सबसे पहले आपको दिखा देना है दोष युक्त नेत्र। ये है पहला जो हमने चित्र बनाया, ये है दोष युक्त। ये पहला फिगर बन गया। उसके बाद आपको जब इसका निवारण दिखाना है कि निवारण कैसे करेंगे, तो जो चश्मा प्रयोग होता है उसमें एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो नज़दीक की किरणें जा रही हैं वो कुछ तो मतलब इसके उत्तल लेंस के द्वारा मुड़ेंगी, और कुछ जो बाकी बचेंगी वो ये जो नेत्र लेंस है इसके द्वारा मुड़ जाती हैं। तो ये आँखों की फोकस दूरी को मेजर करने के बाद और आँखों की क्षमता को मेजर करने के बाद भी इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को निर्धारित करते हैं।
तो ये अलग अपना स्किल है कि कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे फोकस इसका मेजर करते हैं, समंजन क्षमता या इसकी क्षमता कैसे निर्धारित करते हैं, वो मशीनरी सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ निवारण में आपको सिंपल एक चित्र बनाना है। नेत्र लेंस के एक सामने आपको एक उत्तल लेंस दिखानी है और फिर किरणों को मोड़ के रेटिना पर पहुँचा देना है। इसका मतलब ये होगा कि नज़दीक की वस्तुएं भी अब हम देख सकते हैं। फिर इसी में आगे एक सवाल था कि एक व्यक्ति है, वो 75 सेंटीमीटर उसका निकट बिंदु है, मतलब वो 75 से आगे यानी 75 सेंटीमीटर मान लो आँख से कम कर दोगे दूरी, उसको धीरे धीरे आप करते जाओगे तो उसे दिखेगा नहीं। तो सवाल में कहा है कि अगर उसका निकट बिंदु 25 हमें बनाना है कि 25 तक की दूरी भी वो देख सके तो कौन सा लेंस लगाना चाहिए या उसकी फोकस दूरी क्या रखनी चाहिए। तो सिंपल उसके लिए आपको क्या करना है, यू आपको -25 में रखनी है, यानी अगर 25 पर भी हम वस्तु रखें तो प्रतिबिंब 75 पर बन जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति 75 की वस्तु को देख सकता था। तो यू को हम -25 लेंगे और वी को -75 लेंगे और लेंस का सूत्र लगा के हल कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वो लेंस की फोकस दूरी आएगी। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारा ह्यूमन आई का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट करें। सारा कॉन्सेप्ट आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है प्रश्न क्रमांक 2। तीसरा सवाल, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर की धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट से संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे ये उतनी ही धारा ले। तो आइए इस सवाल के भी दो पार्ट हैं, दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले पूछा था कि चालक का जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप चाहें तो इसमें एक लाइन और आगे लिख सकते हैं कि चालक के ताप, यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ गलत लिख दिया, चालक का प्रतिरोध यहाँ रहेगा चालक के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। आप इसे ज़रूरत समझे तो लिखें, नहीं तो केवल इतने से काम चल सकता है। उसके बाद इसमें था कि एक बल्ब है, उसको 80 वोल्ट जोड़ने पर वो 10 एम्पीयर की करंट लेता है। तो सबसे पहले हमें बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेना है जो कि है 8 ओम। कहा है अब इसी बल्ब को 240 वोल्ट से जोड़ना है और तब भी उसको 10 एम्पीयर ही करंट लेना चाहिए। तो हमने नया प्रतिरोध निकाला या आर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, जो कि आया 24 ओम। तो अब सवाल में ये था कि उस बल्ब के श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध आपको जोड़ना ताकि 10 एम्पीयर ही करंट लें। तो टोटल प्रतिरोध बन गया 24, यानी कितना जोड़ा गया है। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल R1 + R2, जहाँ R1 मतलब पहले बल्ब का प्रतिरोध 8 था, बाद में जिसे जोड़ा गया उसकी वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन टोटल 24 ओम आया है ये पता। तो 8 + R2 = 24, तो R2 की वैल्यू 16 ओम आएगी। यानी बल्ब के श्रेणी क्रम में 16 ओम का प्रतिरोध हमें जोड़ना चाहिए, तब हम बल्ब को 240 वोल्ट से रन कराएंगे तो 10 एम्पीयर का करंट लेगा। आप सामान्य से सोच सकते हो कि जब बल्ब 80 वोल्ट पर चल रहा है और 240 वोल्ट लगाएंगे तो अगर कोई प्रतिरोध हम नहीं जोड़ें, वही प्रतिरोध पुराना रखें तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी दशा में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। तो उसी के लिए हमें उसके सीरीज का मतलब उसकी सीरीज में हम कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि प्रतिरोध बढ़ जाए और उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए और साथ में करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब कि हमें 16 ओम का प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए। ऐसी दशा में बल्ब फिर से 10 एम्पीयर ही करंट लेगा। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगला सवाल है, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। और फिर एक प्रश्न है कि एक केतली पर 220 वोल्ट और 2.2 किलोवाट अंकित है, ये 3 घंटे के लिए काम करता है। प्रयुक्त ऊर्जा और प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप परिभाषा देखो, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट सामर्थ्य वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। मतलब कोई मान लो सर्किट है और उस सर्किट की जो कैपेसिटी है वो है 1 किलोवाट,
तो ऐसे सर्किट में 1 घंटे के अंदर जो ऊर्जा व्यय हो जाएगी उसे हम बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। साथ में इसमें एक सवाल था कि कोई एक केतली है जिस पर 220 वोल्ट जिसको सप्लाई दी जाती है और उसका जो मतलब पावर रेटिंग है वो है 2.2 किलोवाट। तो सवाल में पूछा था कि उसे 3 घंटे तक ऑपरेट करना है, कुल कितनी ऊर्जा की खपत करेगा, साथ में कितना करंट उसमें प्रवाहित होगा। तो 2.2 किलोवाट को सबसे पहले वाट में बनाएंगे, 1000 से गुणा करके तो 2200 वाट आएगा। टाइम दिया है 3 घंटा, उसको सेकंड में बदल देंगे 10,800 सेकंड बन जाएगा। पावर का जो सूत्र होता है V/I होता है, यहाँ से I की वैल्यू P/V बन जाएगी। P की वैल्यू 2200 वाट है और V की वैल्यू 220 वोल्ट, डिवाइड करेंगे 10 आएगा, यानी वो केतली 10 एम्पियर का करंट ले रही है। साथ में ऊर्जा निकालनी, ऊर्जा का सूत्र होता है VIT। V की वैल्यू है 220, I की वैल्यू 10 है और समय है 10,800। सबका गुणा करेंगे तो आएगा 2376, उसके आगे आएगा 4 बार 0। इसको चाहे तो आप पावर में लिख सकते हो 2.36376 × 10⁻7, इतना जूल बन जाएगा। या इसी सवाल का कुछ ऐसा आप जवाब दे सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी का एक सूत्र होता है P/T। यहाँ P की वैल्यू किलोवाट में है और टाइम है घंटे में, और इसमें जो P की वैल्यू है वो वाट में है और टाइम सेकंड में है, तो उत्तर जूल में आएगा। और जब किलोवाट और घंटा में है तो उत्तर को आप लिख सकते हो 6.6 किलोवाट घंटा या 6.6 यूनिट। ये भी सही जवाब है और ये भी सही जवाब है। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 4 का सलूशन। अब शुरू होता है अगला पाठ जो कि केमिस्ट्री का खंड है। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC लिखो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यौगिकों को लिख दिया है, फिर हम उसकी IUPAC आपको दिखाते हैं। पहला यौगिक था CH2CH CH2Cl। तो IUPAC लिखते समय जब बांड आ जाए, यानी डबल बांड या ट्रिपल बांड मौजूद हो और साथ में कोई एक प्रतिस्थापी जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं वो भी मौजूद हो, तो हमें नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से बांड निकट होता है। तो अगर आप इधर से नंबर डालोगे तो 1 2 3 दूसरे पर बांड का नंबर आएगा, इधर से 1 2 3 तो पहले पर आएगा। तो हमें वही मतलब वरीयता लेनी होती है जिसमें बांड पहले आए और प्रतिस्थापी बाद में आए। तो जब नंबर आप डालोगे तो इस प्रकार से नंबरिंग होगी। अब IUPAC लिखते समय सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी को लिखना है जो कि किस स्थान पर है, तीसरे पर। तो लिखेंगे 3 और क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे पूरे कार्बन चेन का नाम प्रोप। 1 नंबर पर डबल बांड है तो चाहे तो आप प्रोप 1 इन लिख सकते हो या तो इसको प्रोपीन लिख दो। हमने यहाँ दोनों नाम लिख दिया, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, या फिर आप लिख सकते हो इसको 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये भी IUPAC सही है और ये भी IUPAC सही है। आप इसके IUPAC को अपने उत्तर माला से मिलान ना करें या फिर जो भी सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर केस में जो आंसर छपा होता है वो गलत होता है। तो इसलिए आप आंसर चेक करते समय बहुत सोच विचार किया कीजिए, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक किया कीजिए जो कि हम अनसॉल्व सीरीज को आगे ले जा रहे हैं। या कोई और परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने IUPAC निकालने का तरीका भी आपको बताया है जो कि 2024 से एग्जैक्ट मतलब पूरा का पूरा उसका रिलेशन है, तो आप उसके हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। अगला इसका दूसरा सवाल है, दिया CH3 CH COOH और एक जगह OH लगा है, तो हमें नंबर उधर से डालना है जिधर से समूह निकट हो। तो ये जो है ये एसिड का समूह है जिसे हम कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 2 पे हाइड्रोक्सी समूह लगा है तो IUPAC नाम बनेगी 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन प्रोपेन, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह के लिए हम ओइक आगे जोड़ देते हैं तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यानी अम्ल भी लिख सकते हैं। अगला दिया था CH2 CH CH2, इसके साथ C2H5 जुड़ा, इसके साथ भी C2H5 जुड़ा है, तो इसको सबसे पहले ओपन कर दो। इस C2H5 को आप लिख सकते हो CH3 CH2, इधर वाले को लिख सकते हो CH3 CH2, और ठीक बीच में जो CH है उसके साथ C2H5 लगा हुआ है। तो कुल कितने कार्बन एक चेन में हो जाएंगे, 2 1 3 4 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 2 1 3 1 4, चौथे पे C2H5 लगा होगा तो IUPAC नाम क्या बनेगा इसका,
4C2H5 को बोलते हैं एथिल और 7 को बोलते हैं हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के साथ सभी कनेक्ट हैं, इसलिए नाम बनेगा हेप्टेन, 4 एथिल हेप्टेन। उसके बाद जो इसका चौथा है, एक कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट उठाएंगे। सबसे पहले ब्रोमीन आता है तो ब्रोमो लिखा जाएगा, उसके बाद सी आता है तो क्लोरो लिखा जाएगा, बाद में आई आता है। अल्फ़ाबेट में जो अक्षर पहले उसका नाम पहले। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 ई, मतलब पहले ही कार्बन पर ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो। और एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है इसलिए इसका नाम होगा मेथेन। तो ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगला सवाल है छठवां, जो कि कट गया है। ये आवर सारणी का है, जो कि इस साल नहीं आना है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। कुल 4 समीकरण दिए हुए हैं, तो उनका बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहला था C6H12O6 प्लस O2, उत्पाद था CO2 प्लस H2O। तो आपको यहाँ ऑक्सीजन में 6 से गुणा करना, CO2 में 6 से गुणा करना और H2O में भी 6 से गुणा करना। उसके बाद आपको देखना है कि सभी तरफ हर एक तत्व की संख्या बराबर हुई कि नहीं। जैसे इसमें 6 में 2 से गुणा कर दिए 12 और ये 6, 18 ऑक्सीजन हुआ। यहाँ 6 में 2 से गुणा होकर 12 ऑक्सीजन और 6 का इधर गुणा 6, 12 6 18। तो आपको हर एक मिला लेना है। तो यहाँ 6 से गुणा हो जाएगा। दूसरे वाले में आपको इसी HCl में 2 से गुणा कर देना है, फिर कहीं नहीं छेड़ना है। तीसरे वाले में H2 के आगे 3 से गुणा कर देना और NH3 में 2 से गुणा कर देना। तो आप देखो कि जितना नाइट्रोजन इधर उतना इधर, जितना हाइड्रोजन इधर उतना हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। फिर MnO2 प्लस 4, उसके बाद था प्लस HCl, उत्पाद MnCl2, Cl2 और H2O। आपको H2O में 2 से गुणा कर देना और इधर HCl में 4 से गुणा कर देना है। फिर दोनों तरफ हर एक तत्व की संख्या बराबर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की बात समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रश्न है आपका, कोई डाउट है, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक बार फिर हम आपसे कहते हैं कि आप हमारा एक बार हर एक चैप्टर पर आधारित प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लें, थोड़ा थोड़ा ही उसको देखें, फिर भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, ये हमारा भरोसा है। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।